नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो कोई ना कोई भारत विरोधी कारनामा करके ही आते हैं। लेकिन ये समझाइए, ये जो जर्मनी गए हैं, ये तस्वीर क्या है? इस तस्वीर में कौन कौन महानुभाव बैठे हुए हैं? सैम पित्रोदा जी को तो पहचान पा रही हूँ, लेकिन राहुल गांधी हाथ हिला हिलाकर इतनी गंभीर मुद्रा में आखिर कौन सी गंभीर बात कर रहे हैं? ऐसे गंभीर तो देश में कभी नजर नहीं आए। हाँ, देश में तो जो है अपनी मस्खरे जैसी इमेज एक लेके घूमते हैं, कभी टी शर्ट पहन के। हालांकि इस बार संसद के सत्र में बड़े दिनों बाद उन्होंने कुर्ता पजामा भी पहन लिया, लेकिन जर्मनी के जो चित्र आ रहे हैं, ये वही बात है कि आप, पहली बात तो ये कि आप क्या वहां बोल रहे हो, क्या आप कर रहे हो। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप किन लोगों के साथ वहां पर जाकर मिल रहे हो, उठ बैठ रहे हो। वो कौन लोग हैं उनको जानना बड़ा आवश्यक है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वो तो बोलते रहते हैं, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। कुछ नया नहीं है, वही जब एक बार एक पहाड़ा रट लेते हैं, फिर उसी पहाड़े को वो कई दिनों तक दोहराते हैं। जैसे कुछ साल पहले राफेल राफेल करते थे, फिर अब आजकल वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं वो जर्मनी में बर्लिन का एक संगठन है, जो कि ऊपर देखिए सर्किल किया हुआ है, और ये सोशल मीडिया से हमें मिला है, जहां पर इनको ये चित्र पोस्ट किया गया है। जो सर्किल किया गया है, वो जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, वो जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका प्रोनाउंसिएशन है फ्रेडरिक ऑफ बर्ट स्टिफ्टुंग। ये इसका एक सेंटेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये एक संगठन है एक, और इसकी पहचान है कि ये ग्लोबलिस्ट। अब ये शब्द थोड़ा नया होगा हमारे लोगों के लिए। हम लोग सुनते हैं कि ये अलग अलग तरह के इज़म होते हैं, कि ये सोशलिस्ट हैं, ये लिबरल हैं, और ये कैपिटलिस्ट हैं। ये ग्लोबलिस्ट पावर है। मतलब ग्लोबलिस्ट एक तरह का एक संगठन है, और अपने आप को ये ग्लोबलिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। अब ग्लोबलिस्ट क्या होते हैं? ग्लोबलिस्ट एक अलग तरह की जमात है जो इन दिनों अलग रूप में पैदा हो रही है। ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म के की प्रजाति है। अलग किस्म की क्या प्रजाति है, एग्जिस्ट करती थी। ये कुछ दुनिया के ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हमको ग्लोबल सिटीजन होना चाहिए। ये ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा अलग है। ये मानते हैं कि भाई हम इतने बड़े और इतने शक्तिशाली लोग हैं कि हम एक देश से दूसरे देश में जाएं तो कोई वहां गार्ड रोक कर या कोई पुलिस वाला रोक कर हमसे पास कैसे चेक कर दे, हमारा पासपोर्ट कैसे देख ले, हमारी टिकट और वीजा कैसे पूछ ले। मतलब पूरी दुनिया खुली होनी चाहिए, एक तरह की एक सोच है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इस पूरी जो मानसिकता है, ये एक तरह की मानसिकता है, कोई संगठन नहीं है, ये एक तरह की मानसिकता है, ग्लोबल सिटीजन। तो राहुल गांधी भी हमारे भारत के इकलौते ग्लोबल सिटीजन है, जो आज यहाँ कल वहाँ, खाते यहाँ है, सुबह का नाश्ता यहाँ करते हैं, दोपहर में ये अमेरिका में नजर आते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी नहीं, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि इनकी गतिविधि करीब करीब इस तरीके की भावनाओं में रहते हैं ये। तो ये एक पूरी जमात है जो कि इनको लगता है कि ये दुनिया में इस तरीके की रोकथाम नहीं होनी चाहिए। जब बांग्लादेशी रोहिंग्या आपके देश में आए तो आप कैसे विरोध करेंगे? उनको आना चाहिए। फिर कोई आतंकवादी आपके देश में आए तो उसका अधिकार है, उसका मानवाधिकार है। तो इस पूरे थॉट के तहत, ठीक है, सुनने में अच्छी बात लगती है कि कोई दुनिया में बंधन नहीं होने चाहिए, दुनिया में कोई, ईश्वर ने कोई सीमाएं नहीं बनाई हैं। लेकिन उसकी आड़ में ये इस चीज को आड़ बनाकर जो इस चीज को प्रयोग करने वाले लोग हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं होती है। वो इसके बहाने आतंकवाद, घुसपैठ और दुनिया भर के जो उनके अपने एजेंडे हैं वो पूरा करना चाहते हैं। कोई विश्व की भलाई के लिए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ कहा जाता है, उस तरीके की कोई भावना इनके पीछे नहीं है। तो जब इनके बीच में ये बैठे हुए हैं सज्जन, एक तो इनमें सब लोग जानते ही हैं कि इनके सैम अंकल हैं, सैम पित्रोदा। बाकी कौन लोग हैं उनके नाम थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं बोलने में। लेकिन अब इसमें जो पूरा जो ये, अब शॉर्ट में हम इसका नाम बोलते हैं एफियस, जो ये संस्था है, इसको अगर हम एफियस शॉर्ट में कहें, एफियस जो है वो एक तरह का, मतलब इसको, इनकी फंडिंग जो है, अब ये किन लोगों से एफिलिएटेड है? ये जो है, इनको फोर्ड फाउंडेशन इनको फंड करता है, जो अमेरिका का एक प्रमुख वो है। इसके अलावा ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी पैसे पाते हैं, और पैसे ही नहीं पाते हैं बल्कि पूरी तरह से सपोर्ट पाते हैं। हर तरह का इनका एक एक्सचेंज प्रोग्राम का सिस्टम चलता है इनके और उनके बीच में। मतलब वो इनके ऑफिशियल पार्टनर हैं एक तरह से। फिर इसके इसके अलावा जो है, ये एक जर्मनी में आपने सुना होगा कि आज से कुछ वर्ष पहले जब खाड़ी में समस्याएं पैदा हुई थी, तो जर्मनी में बड़ी संख्या में मुस्लिम माइग्रेंट्स को लिया गया था, जिनको मुस्लिम माइग्रेंट कहा गया। जब वो आते थे तो भाई खुले दिल जो बोर्ड लगाकर खड़े होते थे कि वी वेलकम इमिग्रेंट्स, वी वेलकम, जो जो वो आते थे बिना किसी उसके, आप आइए हमारे देश में रहिए, हमारी छाती पे मूंग दलिए। तो ये वही लोग हैं। उसी तरीके की गतिविधियां आयोजित करने वाली संस्था है।
और ये एफईएस साथ साथ में एक और काम करती है मतलब ये वहां के आरोप हैं जो वहां के कुछ लोग जो इनके बारे में कहते हैं उसमें ये कि ये सीआईए का जर्मन विंग है। सीआईए की जो अब सीआईए अमेरिकी जासूसी संस्था है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी है जो कि जिसका एक तरह से जर्मन ये विंग है। दूसरी इनकी पहचान जो है ये कट्टर मतलब अब ओब्वियसली इनकी जो पूरी क्रेडेंशियल्स बताई जा रही है भारत समर्थक तो हो नहीं सकते, लेकिन 2022 में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी और जिसपे बड़ा ढोल बजाया था। उस समय चूंकि इनका नाम इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि लोग बोल नहीं पाते और रिकॉल क्या ही कर पाएंगे। 2022 में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका टॉपिक था काउ विजिलेंटिज्म, काउ विजिलेंटे इन मोदीज इंडिया। ये उसका टॉपिक था उस रिपोर्ट का। उसमें उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भारत में गायों के नाम पर हिंदू मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मार रही है। एक बहुत बड़ा नरसंहार चल रहा है। इस तरीके का एक पिक्चर खींची उन्होंने कि भारत का मुसलमान बहुत ही मतलब विचित्र मतलब खराब स्थिति में है। हिंदू जो है सड़क पे लाठियां लेके दौड़ रहे हैं, मुसलमान भाग रहे हैं। मतलब जो संस्थाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान जहां एक्चुअली ये सब हो रहा है, जहां वास्तव में ये हो सब मतलब इसी से उल्टी दिशा में हो रही है घटनाएं, ये भारत को उस रूप में पेंट कर रहे थे। आज वहां हमारे अपने आप को नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री पद का स्वाभाविक उम्मीदवार मानने वाले राहुल गांधी उस संस्था में बैठे हुए हैं। और ये इन लोगों की एक कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती हैं, जैसे कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जैसे भारत सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक देश नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई राज्य हैं, कई देश हैं। इस तरीके की जो तमाम इस नीतियों को ये समर्थन करने वाले और इस वाली ये संस्था है। और वहां पर ये एक व्यक्ति जो है बैठकर अब भारत के लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, जो भारत के एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार करने को ये सब संस्थाएं तैयार नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी इनके मन में एक घृणा है। तभी तो काउ विजिलेंट की बात आप कर रहे हैं, गोरक्षा की बात कर रहे हैं, वरना तो गोरक्षा तो एक ऐसा विषय जो बाहर वालों को समझ में भी ना आए कि क्या मामला है। पर यहाँ पर ये बताइए कि राहुल गांधी सेशन को बीच में छोड़कर जर्मनी गए थे एक संस्था के कार्यक्रम में, जो कि बताया जाता है कि एंटी इंडिया है। तो जर्मनी ही क्यों चूज किया गया? इसलिए क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी है और वहां पर राहुल गांधी अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं, या देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनको एक मैसेज दे सकते हैं? क्योंकि आप याद करो, जैसे ही जर्मनी गए थे चंद्र प्रकाश जी, तुरंत इनकी पार्टी का महाराष्ट्र का जो एक नेता है पृथ्वीराज चव्हाण, उसने कहना शुरू कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन तो भारत हार गया, 12 लाख की फौज की क्या जरूरत है, ये सारी बातें करनी शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं कनेक्शन है इन सब चीजों का? देखिए अब इन चीजों का क्या कनेक्शन होगा, क्योंकि थोड़ा मतलब मैं इसको इस थ्योरी को के हिसाब से मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी वहां जाते हैं जहां पर उनके पॉलिटिकल आका जो जॉर्ज सोरोस हैं या अमेरिकन जो डीप स्टेट है, वो जहां पर उनको बुलाता है उन्होंने अपना टाइम टेबल शायद फिक्स कर रखा होगा। और जहां जहां जाना होता है राहुल गांधी वहां जाते हैं। और राहुल गांधी वहां जाते हैं और वहां जाकर अब ये आपका प्रश्न जर्मनी के संदर्भ में अगर है कि जर्मनी में क्यों ही क्यों, तो देखिए जर्मनी एक बड़ा ठीक है। भारत आज जर्मनी हमारा कुछ वो नहीं कर सकता, जर्मनी से हमारे अलग तरह के संबंध है, अच्छे संबंध है। लेकिन जर्मनी एक ऐसा देश है जो ऐतिहासिक रूप से उसके अंदर एक डीप रूटेड हेट्रेड रही है भारतीयों के प्रति और हिंदुओं के प्रति। ये एक समय था जब वो हिटलर वाले समय में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला, उसके अलग कारण थे, उस समय की विश्व परिस्थितियां अलग थी। लेकिन बाद के समय में जर्मनी जो है किस तरीके से मतलब एक जो होता है एक श्रेष्ठता बोध जो एक ईसाई और यूरोपीय समाजों का वो श्रेष्ठता बोध उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और ये मानते हैं कि सनातन धर्म जो है ये एक पेगन्स है और इनको नष्ट हो जाना चाहिए, इनको खत्म हो जाना चाहिए। तो एक सामान्य जर्मन एक कोई व्यक्ति अलग इसका अपवाद हो सकता है, लेकिन एक सामान्य एक जो ओवरऑल सोच है वो वहां के समाज और वहां की संस्थाओं और वहां की सरकारों का ये रहा है। तो 1961 में जब आपको गोवा मुक्ति संग्राम जब चल रहा था भारत में और भारतीय सेना ने जब वहां पर गोवा में कार्रवाई की, तो उस समय जर्मनी जो था सबसे पहले देशों में से था जिसने भारत की कार्रवाई मतलब वो गोवा को, चूंकि वो क्रिश्चियन स्टेट था, पुर्तगाल वहां पर शासन करता था, तो उन्होंने इसको माना कि भारत की एक एशियन पावर जो है मतलब एशियन कंट्री वो एक क्रिश्चियन पावर पे कैसे वो कर सकता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि वो देख रहे थे वो क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके लिए भारत एक देश और गोवा के लोगों की इच्छा का तब कोई मतलब नहीं था। और इन्होंने उस गोवा को इसके बाद भी 1971 के युद्ध में भी जर्मनी जो है वो अमेरिका के पाकिस्तान के समर्थन में था, भारत के विरोध में था। 1998 में जब भारत ने पोखरण में युद्ध वो किया था परीक्षण
परमाणु परीक्षण, तो उस समय सबसे ज्यादा मुखर भारत के जो प्रतिबंध लगाने वाले और भारत को जो है वो खरी खोटी सुनाने वाले देशों में जर्मनी था। अब जो है चूंकि समय का पहिया पलट रहा है, आज भारत के बिना आपका काम नहीं चलता, आपके धंधे नहीं चलते, आपको आपकी रोजी रोटी यहाँ पर अटकती है। तो आपको अब लगता है कि भाई तब जब धारा 370 हटाया प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में, तो इन्होंने एक तरह से निष्पक्ष रवैया लिया, कुछ ज्यादा चिल्लपो नहीं मचाई, लेकिन हाँ विरोध भी नहीं किया। तो ये उस तरीके के हैं। अब समय बदल रहा है, तो अब उनकी जो संस्थाएं हैं जी। उनसे जो यहाँ के हमारे एक युवराज हैं उनके तो संपर्क हैं, तो वहां उनकी उठक बैठक है, वहां पर जाकर वो भारत के बारे में जब वो कुछ इस तरीके की अनाप शनाप बातें करते हैं तो वो उनको मंच देते हैं। अब क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू है तो फिर क्रिसमस का भी मौसम है, और राहुल गांधी किस धर्म को मानते हैं आज तक हमको पता तो नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ये हम मानकर चल सकते हैं उनकी माता जी को देखते हुए। लेकिन राहुल गांधी विदेशी जमीन पर सीबीआई को, ईडी को कोस रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। हम यहां यहां जीत गए, लेकिन यहां हम जीते थे इसलिए लेकिन हमें हरा दिया। हरियाणा के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए ऐसे बोल रहे हैं। सर, जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम बिल्कुल ठीक है, चुनावी प्रक्रिया ठीक है, चुनाव आयोग के अधिकारी ठीक है, लेकिन जहां आप हार जाते हैं वहां पर आपको हराया जाता है, जनता नहीं हराती आपको। चाहते क्या है राहुल गांधी विदेश में जाकर इस तरह की बातें करके? देखिए, जो वहां पर उनके गोरे जो लिसनर होते हैं वो तो उन बातों का कोई संदर्भ जानते ही नहीं होंगे कि राहुल गांधी बोल क्या रहे हैं, क्या ईडी है, क्या सीबीआई है, इनके तो फुल फॉर्म उनके लिए अलग होते हैं। ये तो भारत की संस्थाएं है ना। और आप जो बोल रहे हो उसमें जो उनका टेकआउट होता होगा वो क्या होता होगा? वो सिर्फ इतना ही होता है कि भाई भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाही हो गई है, वहां पे हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई है, जो कि आरएसएस जो है वो सबका, ये एक चित्र आप जो दिखा रही है, ये भारतीय जो ये जहां पर ये भाषण दे रहे थे वो एक हार्टी स्कूल है हम्म। जिसकी मोहतरमा का भी पिछले दिनों चर्चा में थी। तो हम्म। वो ये जो है कार्नेलिया, कार्नेलिया वॉल था उनका नाम शायद। हाँ, कॉर्नेलिया वॉल जो हाँ। इसकी प्रमुख हैं इस स्कूल की, और वो भी वो जॉर्ज सोरोस की एजेंट के तौर पे जानी जाती है। मतलब उनका कोई छुपा हुआ है या कोई आरोप लगाने की बात नहीं है, उनका उनकी पहचान उसी रूप में है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उसमें वो प्रमुख लोगों में से है। तो ये उनका स्कूल है और ये संस्था है, कॉलेज है, और उसमें जो भारतीय मूल के जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं ये उनके साथ उनका एक ग्रुप चित्र है। तो ठीक है, मतलब बच्चे हैं, बच्चे तो किसी के साथ भी फोटो खिंचवा लेते हैं, राहुल गांधी के साथ भी खिंचवा लिया उन्होंने, यही बच्चे उनके लिसनर थे। बाकी जो 10-15 जो गोरे थे उनके लिए जो समझ में आने वाली बात थी भारतीयों की राहुल गांधी की बातों में से, अब देखिए उसको देखकर मुझे, अगर उन भाषणों को सुने, जैसे जो दो चार उनके बयानों की चर्चा आपने की कि हम जीत रहे थे, हार गए। अब जब आप कहते हैं कि हम जीत रहे थे और हमको हरा दिया गया, तो ये फिर सीधे सीधे आप भारत के मतलब एक मेरुदंड पर हमला कर रहे हो, भारत की पूरी व्यवस्था के मेरुदंड पर हमला कर रहे हो, और मौका दे रहे हो उन विश्व की शक्तियों को जो भारत पे ताक लगाए बैठे हुए हैं कि कब हम इस देश में अपनी कोई कठपुतली बिठा लें या कब हम इस देश को अलग अलग तरीके से कष्ट मतलब संकट में डालें। तो उसी तरीके की शक्तियों को आप एक मौका देने के लिए, जैसे एक मैं मतलब मुझे बार बार राहुल गांधी का ये पूरा सब जो प्रवचन था सुनकर यही लगा कि जिस तरीके से क्या हो सकता है कि अब इनको ये निराश हो चुके हैं भारत में, कोई इनका अब इनको समझ में आ चुका है कि ये, क्योंकि अब 40 लोगों को आप संबोधित कर रहे हो, उनके माता पिता जो हैं वो तो कभी पता नहीं आपको वोट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे। मतलब आप जो कह रहे हैं सत्य और अहिंसा का पालन करो, महात्मा कांग्रेस और महात्मा गांधी हम सब जो है वो सत्य की रक्षा करते हैं और आरएसएस सत्य की रक्षा नहीं करती है। पता नहीं कौन सा इनका सत्य है, पता नहीं कौन सा, लगातार ये आदमी झूठ ही झूठ बोल रहा है जब से इसने होश संभाला, इसने झूठ के सिवा इसके मुंह से कुछ निकला नहीं है, और वो सत्य सत्य करता है। तो ये सत्य कोई वो सत्य होगा जो बाइबल में लिखा हुआ है, वहां का सत्य लेके ये बांच रहा है, हमें सुना रहा है, इसके अलावा इसके तो मैं ये कह रहा था कि इसमें अब इन निराश हो चुके हैं। 40-50 बच्चों से इनको कोई राजनीति में कुछ मिलने वाला नहीं, वो तो दिखाने के लिए कैमरा ऑफ ऑफ है कि जिसको देख लेगी जनता सोचेगी कि बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बाकी क्या ही है और क्या है वो तो ठीक है। कुल मिलाकर अब ये शायद ये अपनी वो ही छवि बेच रहे हैं कि जिस तरीके से रूस में आपको याद होगा कि एक एलेक्सी नेवेलिनी हुआ करते थे, जो कि पुतिन के विरोधी नेता के तौर पे जाने जाते थे, और उनकी बाद में हत्या भी हो गई, जेल में हत्या हुई या मौत हुई भगवान जाने, लेकिन वो विपक्ष के नेता थे और उनका भी यही धंधा था। ये जाके पूरी दुनिया में वो सज्जन जो थे वो यही कहा करते थे कि वहां पे इलेक्शन रिग्ड है। अब वहां होगा, वहां की स्थानीय समस्या होंगी। पुतिन जो है वो एक अथॉरिटेरियन मतलब राष्ट्रपति है और उनका एक अपना तरीका है, वो अपना उनको तानाशाह ही कहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप उस तरीके का कुछ अपना स्ट्रेचर बनाना चाहते हो आप भारत के होकर,
उस भारत के होकर जहां आपकी पार्टी नवलनी तो चलो ठीक है, उन्होंने तो अपनी राजनीति आप पुतिन के सामने ही पैदा हुए और पुतिन के सामने ही शुरू की, लेकिन आपका तो परिवार, आपका वंश जो है वो तो सदियों से, आप तो अंग्रेजों के पहले से हमारे राजा हो। अंग्रेज तो बाद में गए, आप तो, आपके मोतीलाल नेहरू तो अंग्रेजों का ही तो मुकदमा लड़ते थे, और किसका लड़ते थे? आपकी जो ये अट्टालिकाएं हैं, आनंद भवन और सब दुनिया भर की जो संपत्ति, वो तो अंग्रेजों से ही वकालत कर करके कमाई गई है, उसका बड़ा हिस्सा। तो बात वही है कि अब आप यहाँ पर विक्टिम प्ले कर रहे हो, तो ये बड़ा अपने आप में विरोधाभासी है कि आप कह रहे हो। आज इसी तरीके से जो वेनेजुएला की, जो अभी जिनको नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार, वो भी वही है, वो भी दुनिया भर में, ठीक है वो अपने देश में छुपी रहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि चुनाव जो हुआ वो घपला हुआ। हालांकि वहां पे लड़ाई अलग है, वहां पे लेफ्टिस्टों ने उनकी जिंदगी खराब कर रखी है, वहां पे वामपंथी जो है वो शासन में, वेनेजुएला में, जो कि अपने आप को समाजवादी सोशलिस्ट कहते हैं। तो वहां की भी परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन राहुल गांधी कहीं शायद इन्हीं के बीच में, इनको लगता है कि शायद कुछ नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए अपने, अब इस जो जो ये खेमा है, जो दुनिया भर में जो एक ग्लोबलिस्ट लोग हैं, उनके बीच में उनकी कुछ रिकॉग्निशन बन जाए। हो सकता है इस तरीके का कुछ प्रयास वो कर रहे हो, उनको लगता हो कि उसमें जाकर वो फिट हो जाए। लेकिन राहुल गांधी अपनी टांगों में उलझ के गिरने वाले आदमी है, वो क्या कर पाएंगे, ये भी एक प्रश्न रहेगा। या इन्होंने तो जर्मनी में जाके कहा कि बीजेपी जो है वो संविधान को एलिमिनेट करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। अब वो यहां तक पहुंच गया। अभी तक तो लोकतंत्र खतरे में था, लोकतंत्र को खतरा है बीजेपी से, ये सब बातें थी, लेकिन अब ये संविधान पर आ गए। पर राहुल गांधी विदेश में इस तरह का रायता फैला रहे हैं, और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को देखिए, वो भी तो यही खेल कर रहे हैं। उनकी पत्नी पर जो आरोप लगे हैं सोशल मीडिया पर, हॉक्स आई ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में जो तथ्य सामने आ रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, वो तो बिल्कुल सच नजर आते हैं। देखिए, जब हॉक्स आई ने, जब जो कॉर्नेलिया वोल्स का जो और इनकी पवन खेड़ा की पत्नी का जो कोटा नीलिमा, उनका जब ये सारा सब कुछ जानकारियां सार्वजनिक की, तो उस समय उन्होंने तुरंत ट्विटर पे सबका खंडन किया, कहा कि मैं मानहानि का दावा करूंगी। अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई मानहानि का दावा या मानहानि का मुकदमा या नोटिस भेजने की अभी कोई जानकारी, सूचना ना ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे दी है, और संभवतः नहीं देंगी। और वो जो है, वो जो हॉक्स आई ने फिर से ट्वीट करके कहा है कि मुझे डिफेमेशन का धमकी देने के बजाय अभी तैयार रहो, मैं अभी और भी जानकारियां तुम्हारे बारे में लाने जा रहा हूँ। तो इससे, और उसके बाद वो चुप है, उस ट्वीट पे उन्होंने रिएक्शन भी नहीं दिया, डर के मारे वो शांत है। तो अब कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया अगर आप सामान्य रूप से सोचें तो ये समझ में आता है कि अब आप पहले आपने एक बंदर घुड़की दी, फिर आप पीछे हट गई कि भैया ये तो लगता है कहीं से इसके पास ज्यादा जानकारी है, अब चुप रहने में भला है। तो वो इस समय पवन खेड़ा की जो पत्नी है अभी फिलहाल शांत है, भगवान जाने उनके वकील क्या कर रहे हैं, वरना अभी तक तो आपको कर देना चाहिए। और आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप उसका ट्विटर हैंडल भी आप चाहो तो सस्पेंड करा सकते हो। बहुत सारे लोगों के उन्होंने कराए हैं, कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो क्या हुआ? राहुल गांधी दुनिया भर में घूमते इसीलिए है ना, यही सब तो कराने के लिए। तो लेकिन कुछ नहीं करा पाए उसका। आप सीधे सीधे, आपकी सच्चाई सामने आ रही है कि आप किन लोगों के साथ खेलो, और ये एक दो इंस्टेंस नहीं है, अब तो पूरे पिछले 3-4 सालों में राहुल गांधी लगातार कनेक्ट हो रहे हैं, लगातार उनके, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उनकी माँ भी जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड है। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं, और बहन जी का भी कुछ दिन में आ ही जाएगा, वो भी अमेरिका जाने लग गई हैं आप। हाँ, आजकल अमेरिका गई हुई हैं, तो वहां पर भी किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, कौन स्पॉन्सर करता है, कौन करवाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन पवन खेड़ा को लेकर तो सोशल मीडिया पर ये भी खुलासा हुआ है कि भाई वो टीवी चैनल्स में डिबेट कैसे हो, टॉपिक क्या हो, तमाम सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं, वो किस विषय पर बात करें, कब मोदी की सरकार गिरा दें। पिछले 2014 से लेकर अब तक वो हर हफ्ते मोदी जी की सरकार गिरा रहे हैं, एप्स्टीन फाइल की बातें कर रहे हैं, उसमें उनका नाम आने वाला है। ये सब कुछ एक इकोसिस्टम है जो तय करता है कांग्रेस का, इसका खुलासा भी हो रहा है। देखिए, एक रेड द डिबेट करके एक उन्होंने धंधा शुरू किया था कोटा नीलिमा यानी पवन खेड़ा की पत्नी ने, और वो एक ऑब्जेक्टिव, एक जस्ट अनदर मीडिया वॉच की तरह से बन के, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी के विंग की तरह, ऐसे जैसे कि हम एक मीडिया पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है, और हम बता रहे हैं कि भाई चैनलों पर जो डिबेट चल रही है वो कैसे गलत है, कैसे सही नहीं है। तो अब उसमें देखिए तरीका क्या होता है। ये कांग्रेस इस काम को बहुत आज से नहीं करती रही है। 2004 में जब वो सत्ता में आए, उसी समय से उन्होंने चैनलों के न्यूज रूम के पर अपना एक
ठीक ठाक नियंत्रण स्थापित कर लिया था, न्यूज लिस्ट तय करने में से लेकर और प्राइम टाइम में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, संपादक कौन होगा, किस बीट का रिपोर्टर कौन होगा, ये सब बहुत सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने उस समय से ले ली थी, जो कि उनकी 2014 तक एकदम बिल्कुल बेरोक टोक जारी रही। बाद में जब सत्ता बदली तो वो व्यवस्था धीरे धीरे दरकी, लेकिन वो दरकते दरकते टूटते टूटते जो है वो 2019 तक आ गया, 2019 तक और आज भी कहीं ना कहीं है। तो आज जब वो पूरी तरह से वो इस तरीके की डिबेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, आज वो बहुत सारी चीजों को नियंत्रित नहीं कर पाते। आपको याद होगा एक समय था कि बीजेपी का एक प्रवक्ता बिठा दिया जाता था कोई, और 4 लोग मिलकर उसको पीट दिया करते थे, मतलब 4 लोग होते थे, उसकी बैंड बजा देते थे और मुद्दे ही ऐसे तय होते थे, प्रश्न ही ऐसे फ्रेम किए जाते थे कि वो उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर एक तंत्र था जो कि कर रहा था, जो कि पूछने वाला भी वही, करने वाला भी वही, तय करने वाला भी वही, सब लोग वही थे। तो अब वो जब वो सिस्टम टूटा है तो एक छटपटाहट हुई है, और उन्होंने इस तरीके के ऑल्टरनेटिव तरीके से, ये कोटा नीलिमा की बोला आप प्रेशर बनाओ कि नहीं आप इन इन विषयों पर बात कर रहे हो, इस पे नहीं बात कर रहे हो। वो कभी नहीं बताएंगे कि आप आज भी भारत का मीडिया कितनी बात कर रहा है बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं पर, लेकिन आज भी उनको उससे चैन नहीं है। उनको तो ये है कि भाई आप हमारे मुद्दों पर आओ, मतलब उनके मुद्दों पर बिल्कुल उनकी टर्म्स पे आओ, उनकी शर्तों पर बात करो। ये उस तरीके का एक जो एक बुली होता है, उस तरीके का कांग्रेस और उसके पूरे तंत्र का व्यवहार रहा है। आज भी मीडिया जो है वो असली मुद्दों पे नहीं आने को है। आज भी जो सेकुलरिज्म उनके लिए, मीडिया के लिए आज भी सेकुलरिज्म जो है वो एक ही मजहब है, लेकिन उतने से इनका पेट कहां भरता है। वो तो चाहते हैं टॉपिक और हेडलाइन और सब कुछ तय करना, तो वो कर रहे हैं। और आप ये सोचो कि अभी वो जो मनरेगा का नाम बदला गया था, तो तब ऑपोजिशन में होकर 99 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि नाम उनके हिसाब से रखा जाए। अब दादागिरी का आलम देखिए ना, जिनकी सरकार है वो अपने तरीके से नाम रखेंगे योजनाओं के, या आपके तरीके से रखेंगे। और ऐसे में हेडलाइन तय करना या सोशल मीडिया पर कौन से मुद्दे पर बात होनी चाहिए, किस तरह की थंबनेल को उछाला जाए, ये सब कुछ तो तय होता है। और फिर आप ये सोचो कि आज की तारीख में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यही वर्ग है जो ये कहने पर तुला हुआ है हर डिबेट में कि भारत एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, भारत हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं कर रहा है, हिंदू कहां जाएंगे, भारत को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। प्रेशर बना रहा है ताकि मोदी सरकार कोई कार्रवाई करे, क्योंकि ये वही लोग हैं सर जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले कहते थे मोदी डर गए, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो एस्केलेट मत करो, फिर जब वो युद्ध विराम हो गया तो बोले अरे इतनी जल्दी क्यों बख्श दिया उनको, नरेंद्र सरेंडर। ये सब नैरेटिव इन्हीं ने सेट किए ना सर। और आज इनको चिंता हो रही है कि कैसे ना कैसे करके भारत उलझ जाए बांग्लादेश के साथ, यही सब तो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और आप लिख कर चलिए कि जिस दिन बांग्लादेश की बैंड बजेगी, जिस दिन बांग्लादेश में एक्शन होगा, जिस दिन कार्रवाई तेज होगी, बांग्लादेश की स्थितियां बहुत अलग तरह की हैं। बांग्लादेश में 1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू भी हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है। और इन्हीं की जब ये इनके ही दाना जी जो है वो जिन्ना के साथ देश बैठकर देश बांट रहे थे, और वो लियाकत अली के साथ समझौता कर रहे थे, नेहरू लियाकत पैक्ट कर रहे थे, तो उस समय तक ये पाकिस्तान के मन में स्पष्ट था कि हमें कुछ हिंदुओं को रोक कर रखना है। जो दलित जातियों के लोग हैं उनको इसलिए रोक कर रखना है क्योंकि हमारी लैट्रिन, हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा। ये कहने में बुरा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान और उसके जो जिस मजहब के आधार पर वो देश बनाया गया, उस देश की ये सोच थी। और हिंदुओं को इसलिए रोका गया, मतलब हिंदुओं का एक बड़े वर्ग को ये कहकर रोका गया कि ये होस्टेज पॉपुलेशन होगी, बंधक होंगे हमारे पास हिंदू। पाकिस्तान ने तो मारकर खत्म ही कर दिया, आज 1% है। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो 10-10 पैदा हो रहे हैं। तो उसके बाद भी जब आपके देश में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, और वहां पर वो पाले पोसे जा रहे हैं, वहां सीधे सड़क पर मारे जा रहे हैं, तो वहां कोई लिंचिंग की बात नहीं होगी। देखिए बेसिकली ये बात वही है कि अंततः एक पाखंड है, और वो पाखंड टूट रहा है, और सारा दर्द उस पाखंड के टूटने का ही है। कांग्रेस, राहुल गांधी और ये पूरा जो तंत्र है, ठीक है प्रियंका ने तो चलिए ठीक है एक औपचारिक ट्वीट करके और बांग्लादेश की स्थिति पर, बांग्लादेश के हिंदुओं पर अपनी तशरीह कर ली, लेकिन अंततः वो ठीक है, वो एक ज्यादा शूट पॉलिटिशियन है इसलिए उन्होंने कर ली। राहुल गांधी अब खुल के है, राहुल गांधी अपनी राजनीति में बहुत स्पष्ट है कि वो वही कर रहे हैं जो जिन्ना ने, जैसे मतलब एक जो कहा जाता है कि जिन्ना ने जब जिस समय भारत बंटवारा के लिए अलग पाकिस्तान मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि वी विल आइदर हैव ए डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, मतलब हम या तो भारत को बांट देंगे या हम भारत को नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो जो उस वक्त जिन्ना की सोच थी, राहुल गांधी भी बिल्कुल उसी तरीके से कह रहे हैं कि या तो मैं यहाँ का राजा बनूंगा, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरा परिवार यहाँ राज करेगा, या हम भारत को टुकड़े टुकड़े में कर देंगे।
ये उनकी मतलब कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये उनकी जो नहीं, करनी है उसकी जो है उस झलक है। सर कह नहीं रहे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कहा था, पूरे देश में कैरोसिन छिड़का हुआ तीली लगाने की देरी है, ये राहुल गांधी तो कहते थे, और कौन कहता था? तो नहीं, इस बात राहुल गांधी जो कहते हैं वो उस तरफ वो इशारा करते हैं। जेनजी को कौन भड़का रहा था कि मैं ये जो तथ्य रख रहा हूं जेनजी को सुनने चाहिए, जेनजी को सड़कों पर उतरना चाहिए, भड़काऊ बयानी तो दे रहे थे। और अभी जिस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों को प्रियंका गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनके नाम ले लेकर, फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के दौरान नाम ले लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, पहचान लो इनको, ये सब क्या था? उनके खिलाफ लोगों को भड़काई तो रही है। वो तो नहीं, यहाँ का जेनजी ऐसा नहीं है जो सड़कों पर इनके कहने पर नहीं उतर रहा है, वरना ये काम तो वही कर रहे हैं ना सर। देखिए बर्लिन में भी जो अभी जो जिस भाषण की हम बात कर रहे थे इतनी देर से, उस हम्म, भाषण में भी तो राहुल गांधी ने यही बातें की हैं कि भारत में लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, भारत में लोग हम्म, एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ये क्या हम्म, मतलब है? ये बात कहने का क्या अर्थ है? क्यों लड़ेंगे भैया भारत के लोग? कहीं लड़ते हम्म, तो नहीं दिख रहे हैं। आपके हम्म, शासन के समय हर शहर में, हर दूसरे शहर में दंगे होते थे। आज वहां कोई दंगे नहीं हो रहे हैं भारत में। जहां हो रहे हैं वहां दंगाइयों के घर में बुलडोजर चल रहे हैं। आप किस दंगों की बात कर रहे हैं? आपकी सर जितने भारत के सबसे खतरनाक दंगे हुए, जितने बड़े नरसंहार हुए, वो कांग्रेसियों द्वारा किए गए। 1948 में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था जो महाराष्ट्र में। 1984 में जो है इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिली थी और हजारों की संख्या में सिख जो है टायर गले में लटकाकर मार दिए गए थे। तो ये सारे किसने किए थे? ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए थे। और कांग्रेस पार्टी जो नरसंहार कराती रही, कांग्रेस पार्टी जो तरह तरह से दंगे फसाद में शामिल रही। हम्म, हर बड़ा दंगा, चाहे वो भागलपुर का हो, मेरठ का हो, जहां का भी दंगा रहा हो, वो अंततः कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। एक गुजरात का दंगा हुआ, गुजरात के दंगे के बाद से इस देश में बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ। एक मुजफ्फरपुर का जो हुआ था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए वो शांति हुई। आज आप जो है वो सारे दंगों का आप अपना लेकर बैठे हो और कह रहे हो भारत में से। अंततः ये देखते हैं कहीं ना कहीं, ये भी एक बात है कि भारत को हमें सिविल वॉर की तरफ धकेलना है। भारत में ये कहीं ना कहीं, ये जब राहुल गांधी कहते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उस तरीके की कोई एक खुराफात चल रही है, जो ये कहना चाहते हैं कि हमको भारत में किसी तरीके का आंतरिक संकट पैदा करना है, जिसमें भारत अपने ही विरोधा, अपने ही उसमें उलझ के रह जाए और बाहर की शक्तियां आए और हम पे फिर जो जैसा चाहें वो चलाएं और उनको प्रधानमंत्री बना दे। सबसे जो उनकी सबसे बड़ी जो सदिच्छा है, और वो तो अब क्या ही पूरी होगी, इस वो जन्म में उनके नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सर, मुंगेरी लाल के सपने कल पूरे नहीं होते। राहुल गांधी तो कहते नहीं रहे थे वहां पर बैठकर पिछले साल अमेरिका में जाकर कि बचाइए लोकतंत्र, भारत में खत्म हो रहा है, आपको आना चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों नहीं भारत की तरफ देख रहा है? तो वो तो आह्वान कर रहे थे कि आइए हमको फिर से गुलाम बना लीजिए ताकि मनमाफिक तरीके से मैं पीएम की गद्दी पर बैठ सकूं। लेकिन सर पीएम मोदी का ऐसा विरोध, उनके प्रति ऐसी नफरत कि आप एप्स्टीन फाइल में भी आप देखिए उनका नाम घसीटने में लगे हुए, किस तरह के वीडियो बन रहे हैं, कैसी खबरें हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि 19 दिसंबर को बहुत बड़ा भूकंप आएगा, कुर्सी चली जाएगी उनकी। देखिए ना इनके इकोसिस्टम से जुड़े लोग किस तरह के थंबनेल के साथ वीडियो बनाते हैं। देखिए अगर ये चीज खंडन हो गया, 19 तारीख बीत गई, 19 तारीख से पहले जितना आपको व्यूज बटोरना था आपने बटोर लिया, महफिल लूटनी थी, गोरा साहब को अपने खुश कर लिया, ठीक था। लेकिन ये 19 के बाद भी नहीं रुके। ये सबसे बड़ी खूबी है कि जब इनकी झूठ पकड़ लिया। अभी आज मैं देख रहा था कि जो अभय दुबे, जो वो टकलू, वो वो उन्होंने अपना जो है वो एक कि एप्स्टीन फाइल अभी जैसा कुछ आने वाला है भारत में, अब लो भैया, अभी तक तो आप एप्स्टीन फाइल कर रहे थे, अब आप उसके जैसा। अरे भाई सारे के सारे जितने भी स्कैंडल हैं वो तो आपकी आपकी जिस पार्टी को आप लाना चाहते हो उस पार्टी के समय में हुए हैं। इस देश हम्म, में तमाम तरह के स्कैंडल्स हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और हम्म, जितने बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल, जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं वो आपकी उसमें है। आप कौन सा होने वाला है? आपको कहां से सपना आ रहा है? मतलब ये सुधरने को तैयार नहीं है। हुआ यही है कि 19 तारीख के बाद इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। फेक न्यूज में, अफवाह उड़ाने के मामले में अगर इनके पर डंडा चलता, अब वो हालांकि एक तरह का ये दोहरी तलवार है, क्योंकि जो आप डंडा चलाओगे, क्योंकि उसका मालिक, उसके उनकी कहीं ना कहीं ये जो कर रहे हैं, इनके मालिक तो वहां बैठे हुए हैं, कहीं बाहर बैठे हुए हैं। तो जब आप इनके पर चलाओगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय, जिस तरीके से केजरीवाल भाई, एक ही समय में दो मुख्यमंत्री जेल में थे, हम्म, झारखंड के मुख्यमंत्री भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के तो मुख्यमंत्री आधा क्या चौथाई भी नहीं है, उनकी तो शक्तियां चौथाई भी नहीं थी। लेकिन उनके पर जो स्टेटमेंट आया था, अभी हम लोग जर्मनी की बात करते, जर्मनी भी एक देश था, हम्म, जर्मनी और यूनाइटेड नेशंस ने
केजरीवाल के समर्थन में बयान जारी किया था कि भारत में लोकतंत्र का और कैसे एक ने, तो केजरीवाल के समर्थन में वहां पे अगर बयान आ रहा है तो मतलब सोचिए कितनी डीप रूटेड हेट्रेड थी उनकी, उनको भारत के डेमोक्रेसी में, भारत के उस पे किस तरीके से उनकी खुरपेंच लगी हुई है, उनका दिमाग लगा हुआ है, अपने से अपना देश उनसे संभल नहीं रहा है, वहां पे एक तरह का इस्लामिक टेक ओवर हो चुका है, वो खुद ही नष्ट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उनकी रस्सी है कि जलने, मतलब ऐठन जा नहीं रही है, उनका जो एक अहंकार है गोरे होने का वो जा नहीं रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो फिर आप सोचिए न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन क्या होगा, अरे भारत में तो प्रेस की आजादी नहीं है। आप सोचिए एक इकोसिस्टम जो कि एक चार्ट तैयार करता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, उन्होंने हमसे ऊपर रखा था बांग्लादेश को। और बांग्लादेश में कैसे दो बड़े बड़े अखबारों के दफ्तर जला दिए, वहां का एक अखबार का एडिटर कह रहा है कि बिल्डिंग जलाना मकसद नहीं था उस भीड़ का, पत्रकारों को मारना मकसद था, और उसको इन्होंने हमसे ऊपर रखा था। और हमारे यहाँ देखिए पीएम मोदी को लेकर किस तरह की बयानबाजी, कैसे वीडियो बन रहे, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र है, ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष होकर भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं गवाते हैं, जर्मनी में भी वो यही कर रहे हैं, लेकिन जब देश में आएंगे तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अच्छा है सर, ये जितना बोलेंगे, जितना ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें आएंगी, खुद ब खुद एक्सपोज होते हैं, और ऐसे में ही वोट चोरी होती है, तभी तो इनको वोट नहीं मिलते हैं, और बाद में रोते गाते हैं कि वोट चोरी होगी, वोट चोरी होगी। इनको अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। लेकिन सर आपने इस पूरे मुद्दे पर बड़े ही विस्तार से बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।